students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. So we have discussed already about the development of Rutherford's atomic model. Now Rutherford's model do have a drawback, but अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, रदरफोर्ड थॉमसन के बाद रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया एंड फॉर नंबर ऑफ इयर्स हम लोग उसी चीज को फॉलो करते रहे जो रदरफोर्ड ने हमें दिया था. मतलब इलेक्ट्रॉन्स लाइक प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम. मैक्सिमम स्पेस ऑफ एटम इट इज एम्प्टी, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन. ओके, नाउ प्रॉब्लम कहां से आई? जब लाइट के या वेव के ड्यूल कैरेक्टर के बारे में बात करनी शुरू की. दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट जो हम तक सनलाइट पहुंचती है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो उसका जो नेचर है इट इज हैविंग ड्यूल नेचर, डबल तरह का नेचर है. ठीक है, इट इज हैविंग ड्यूल नेचर. Now what is the meaning of dual nature? Means it possesses particle and wave type behavior. हम नॉर्मली किसी भी रेडिएशन को वेव ही मानते हैं. आप लोग 10th में पढ़कर आते हो वेव. अगर आप किसी रिबन को एक साइड बांध दें, ठीक है, और दूसरे सिरे को ऐसे हिलाते हैं तो वेव्स उठती हैं, राइट. आप अगर पानी, आपके पास स्टैंडिंग वाटर है, आप उसमें एक स्टोन डाल देते हो तो उसके रिपल्स ऐसे बाहर को वेव्स जानी शुरू कर देती हैं. तो वेव्स आपने देखी होती हैं, हर जगह देखी होती है. तो अब यहाँ पे लाइट का बिहेवियर कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो इट वाज लाइक रेज, इट वाज लाइक रेडिएशंस, लाइक वेव. और कुछ एक ने स्टडी किया, कुछ फिनोमिनाज ऐसे थे जिनमें ये लगता था कि ये वेव नहीं कर सकती, यहाँ पार्टिकल होना चाहिए. इट कैन बी शोन बाय पार्टिकल्स ओनली. तो वेव कैरेक्टर के ऊपर न्यूटन ने काम किया है बहुत ज्यादा. ही हैज वर्कड अ लॉट ऑन वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. आफ्टर दैट आप लोग पढ़ते हो हाइजेंस प्रिंसिपल्स वेव मैकेनिक्स के अंदर. वेव्स के चैप्टर के अंदर आप हाइजेन को पढ़ते हो. आफ्टर हाइजेन 1870 के अंदर मैक्सवेल, एंड इट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स. तो उसके अंदर उन्होंने स्टडी किया और एक बहुत अच्छी थ्योरी दी. ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, और आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे इसके बारे में. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अल्टीमेटली पार्टिकल एंड वेव बोथ टाइप ऑफ कैरेक्टर्स इसके हैं, उसके लिए इसको असाइन कर दिया गया. अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टर है ड्यूल नेचर, और उसके बाद लेटर ऑन जो एटम्स के एटॉमिक स्पेक्ट्रास बनाए गए, they were not in coordination with Rutherford's model. That's why अब ये हम थोड़ा स्टडी करेंगे, फिर रदरफोर्ड के मॉडल की फेलियर्स बताकर हम बोहर मॉडल के ऊपर शिफ्ट करेंगे. तो बोहर मॉडल एकदम से डायरेक्ट नहीं आ गया कि रदरफोर्ड के बाद बोहर का मॉडल आ गया. रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, अब जो लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या वो एटम का स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करता है? लेट्स फाइंड आउट. तो सबसे पहले अगर हम न्यूटन की डेफिनेशन देखें तो न्यूटन इज सेइंग दैट लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. इसने इनको एज अ पार्टिकल कहा, नोन एज कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट, कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट. और इस डेफिनेशन के हिसाब से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आप 10th में करके आते हो इसको, रिफ्लेक्ट करना और रिफ्रैक्ट करना. ठीक, ये दोनों प्रोसेसेस तो आप बता सकते हैं, कैन बी एक्सप्लेन. लेकिन डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, आपको तो पता है वेव्स की डाइफ्रैक्शन होती है और वेव्स इंटरफेयर भी करती हैं. इंटरफेयर करने का मतलब जैसे ये एक वेव है, ठीक है, एक और वेव आती है, तो वो वेव हम ऐसे भी बना सकते हैं और वो वेव बिल्कुल इसके ऊपर भी आ सकती है. तो वेव्स कैन बी एडेड, वेव्स कैन बी सबट्रैक्टेड. मैं इसके बारे में बाद में बात करती हूं. तो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस न्यूटन नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो हाइजन ने न्यूटन की थ्योरी को रिप्लेस किया और डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर दिया.
लेकिन 1870 के अंदर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, उसने प्रॉपर डेफिनेशन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, दैट लाइट, एक्स रेज, गामा रेज, हीट। आपको पता है एक्स रेज, गामा रेज के अंदर भी क्या है, पार्टिकल्स थे ना, उनके ऊपर चार्ज 1 यूनिट था, चार्ज नहीं था, मास उसका 1 यूनिट था, तो नेग्लिजिबल मास, दैट इज गामा रेज। हीट इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेडिएशन एक्सेट्रा, एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी एमिट होती रहती। ये नहीं है कि एनर्जी एमिट की फिर रुक गई, एनर्जी एमिट की फिर रुक गई, इट इज एमिटेड कॉन्टिन्यूअसली, ऐसे लगातार, ये रास्ते में कहीं नहीं टूटेगा। देन in the form of radiations or waves known as radiant energy. Okay, the waves are associated with electric and magnetic field known as electromagnetic waves. तो यहां तक हर कोई इसी चीज से स्टिक कर रहा है। जेम्स ने भी वेव मैकेनिक्स के ऊपर काम किया, मैक्सवेल ने, हाइजन ने भी वेव मैकेनिक्स के ऊपर काम किया, न्यूटन ने भी। तो ये तीनों ही सपोर्ट कर रहे हैं लाइट के वेव कैरेक्टर को। पार्टिकल कैरेक्टर कहां से आएगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब अगर बात हम करें व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो एज द नेम इंडिकेट्स द रेडिएशंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये आपने मैक्सवेल की डेफिनेशन में देख लिया, ठीक है। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई सनलाइट। कभी ऐसा होता है कि आप लोग धूप में बैठे हो और 1 सेकंड के लिए सूरज बंद हो गया, जैसे हमारा बल्ब बंद हो जाता है, ट्यूब बंद हो जाती है, डज इट हैपन? नेवर, इट इज कंटिन्यूअसली ग्लोइंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट दे कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस। अगर इनकी ये प्रॉपर्टी ना होती तो सनलाइट कभी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। और इसको अगर आप मैटर वेव्स के साथ शेयर करें, उसके साथ उसको कंपेयर करें, तो मैटर वेव्स, उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। मान लो किसी कमरे में वैक्यूम है और आपके हाथ से कोई चम्मच गिर जाता है, प्लेट गिर जाती है, आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। साउंड वेव्स, दीज आर मैटर वेव्स, ठीक है। तो मैटर वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, दे कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, दे ट्रेवल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड के साथ ये ट्रेवल करती हैं, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो मैटर वेव्स हैं उनकी स्पीड इससे लेस होती है। यही रीजन है जब बारिश होती है तो आपको लाइट पहले दिखाई देती है, थंडरिंग पहले दिखाई देती है और आवाज बाद में सुनाई देती है, क्योंकि साउंड वेव्स की जो ट्रेवलिंग की स्पीड है दैट इज लेस एज कंपेयर टू लाइट। तो ये डिफरेंसेस भी मैं आप लोगों को सेंड करूंगी, जस्ट आप लोगों को एक आइडिया बिल्डअप कर रही हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। अब हम अगर वेव के बारे में बात करें कि व्हाट इज वेव कैरेक्टर, तो अगर इसके अंदर आप देखें कुछ एक डेफिनेशंस हैं, जैसे सबसे पहले है वेवलेंथ। चलिए पहले मैं वेव बताती हूं है क्या। तो ये रही वेव, ये इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है। ऊपर वाली पोजीशंस को हम नॉर्मली पॉजिटिव लेते हैं, दैट इट इज पॉजिटिव, और जो डाउन चलेगी दैट इज नेगेटिव। पॉजिटिव, मेन पोजीशन से नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये जो हाइट है, हाइट को हम बोलते हैं क्रेस्ट और डेप्थ को हम बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। ये जो क्रेस्ट की हाइट है और ट्रफ की डेप्थ, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ये भी एम्पलीट्यूड है और इसको भी हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। क्लियर? अब ये भी क्रेस्ट और ये ट्रफ।
अब देखें, यहां से क्रेस्ट स्टार्ट हुई और यहां तक चली गई. द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स और टू एडजेसेंट ट्रफ्स, इट इज नोन एज वेवलेंथ. ये भी वेवलेंथ, ये भी वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा. क्लियर? या तो आप दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस ले लें. देखो यहां से स्टार्ट हुआ मीन पोजीशन, पीछे गया, पूरा सर्कल काटा, फिर मीन पोजीशन पे वापस, एक सर्कल कंप्लीट कर लिया. दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ. राइट. अब एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ. तो अगर मैं थोड़ी थोड़ी आपको इसका बताऊं, एम्पलीट्यूड, इट इज height of crest or depth of trough. Okay. Then wave length. It is the distance between two adjacent crests or troughs. Okay. Then what is frequency? ये एक वेव है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में से एक सेकेंड के अंदर, ठीक, एक पर्टिकुलर पॉइंट में से एक सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स निकल जाएंगी, दैट विल बिकम फ्रीक्वेंसी. तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू a point in 1 second, it is known as frequency. और frequency को हम लिखते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं म्यू. वेवलेंथ को हमने नोट किया लैम्डा के साथ. ठीक है. और आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है? इट इज लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव. एक वेव लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. राइट. अब देखें वेव नंबर. वेव नंबर इसको हम लिखते हैं म्यू बार एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ. वेवलेंथ को आप रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट विल बिकम वेव नंबर. एंड वेव नंबर इज, it is the number of wavelengths which can be accommodated in 1 centimeter length. 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर हम कितनी वेव्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, that becomes the number. it is the number. तो ये कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो इसके वेव कैरेक्टर के साथ रिलेटेड हैं. दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, दैट इज वेवलेंथ. हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ वेव, ट्रफ की डेप्थ, इट बिकम्स एम्पलीट्यूड. दो क्रेस्ट के बीच वेवलेंथ, दो ट्रफ्स के बीच वेवलेंथ. एक पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में से एक सेकंड में कितनी वेव्स क्रॉस कर सकती हैं, दैट बिकम्स फ्रीक्वेंसी. अब कुछ एक जैसे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं ना इसके, तो एक फॉर्मूला हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. ठीक है. C इज वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, म्यू इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ. और म्यू किसके बराबर होगा, C अपॉन लैम्डा. लैम्डा किसके बराबर होगा, C अपॉन म्यू. और म्यू बार किसके बराबर है, 1 अपॉन लैम्डा. तो अगर इसको और रिलेशन देना हो 1 अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन C. तो एक ही फॉर्मूला जो है इसको आप घुमा फिराकर बहुत ही तरह से लिख सकते हैं. क्लियर? मतलब एक फॉर्मूला आप ले लो, C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा. तो C इज वेलोसिटी. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा. इसको घुमा लिया, म्यू किसके बराबर होगा, C अपॉन लैम्डा. लैम्डा किसके बराबर होगा, C अपॉन म्यू. और आपको पता है म्यू बार किसके बराबर है, इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे V लिखा और एक उसकी बाजू लंबी कर दी. तो म्यू बार वेव नंबर, इट इज 1 अपॉन लैम्डा. तो
1 अपॉन लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या थी, c अपॉन म्यू, तो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू अपॉन c। तो इसके ना छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आपको वेव, इसकी वेव की स्पीड दी होगी, फ्रीक्वेंसी दी होगी, और ये स्पीड तो हमेशा कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो उसकी वैल्यू को पुट करके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर प्रेजेंट हैं, डिफरेंट टाइप, हम सनलाइट की ही बात करेंगे, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हर तरह की रेडिएशन उसके अंदर रहती है, तो उसकी जो कलेक्शन है, उसका जो अरेंजमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, व्हाट इज दैट, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड हैं। तो अगर हम वेवलेंथ में बात करेंगे तो ये इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर है क्या, सबसे पहले है देखिए आप कॉस्मिक रेज, उसके बाद गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, देन अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल रेज, देन इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव्स। आफ्टर माइक्रोवेव्स देयर आर रेडियो वेव्स, ठीक है। तो इधर को जाते हुए वेवलेंथ बढ़ रही है, सॉरी, और फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज कर रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्मिक रेज, वेरी वेरी डेंजरस रेज, सनलाइट के अंदर जो रेडिएशंस ओजोन लेयर के ऊपर रह जाती हैं, कहां तक है, यहां तक, ये वाला पोर्शन ओजोन लेयर अपने पास ही रोक लेती है। अदरवाइज कॉस्मिक रेज अगर अर्थ पे पहुंच जाती हैं तो ये जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, आइदर ह्यूमन बीइंग्स, अदर एनिमल्स एंड वेजिटेशन, सबके लिए बहुत हानिकारक है, जला देती हैं इमीडिएटली, मतलब इतने ज्यादा इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। देन एक्स रेज, गामा रेज, एक्स रेज, तो इसका अरेंजमेंट है इस तरीके से। तो ऊपर देखिए 10⁻⁻16, जीरो के नजदीक जा रहे हैं हम, -14 बड़ी वैल्यू आ गई, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां तक हमारे पास अलग अलग रीजन में अलग अलग रेडिएशंस आ गई, क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है। फ्रीक्वेंसी देखिए घट रही है। अब इसमें 10⁻⁻8 और 6, इसके बीच में क्या आएगा, 10⁻⁻7, एंड इस रीजन में आती है विजिबल रेडिएशंस, सनलाइट का वो पोर्शन जो हमें दिखाई देता है, जिसकी प्रेजेंस में हम चीजों को देख पाते हैं। और इस विजिबल लाइट को जब हम, लाइट की डिफ्रैक्शन होती है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है, तो आपको पता है ये बनता है विवग्योर, 7 कलर्स ऑफ लाइट, वो इसमें प्रेजेंट है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में नहीं दिखेंगे, इंफ्रारेड के अंदर नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशंस, या आपके घर में कुछ एक इक्विपमेंट्स ऐसे हैं उसमें आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो मुझे लिख के भेजना कि वो कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज होती है। तो अब आप देखिए, जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट से ये व्हाइट लाइट को हमने डिस्पर्स किया, तो वेवलेंथ कहां से कहां तक अरेंज करती है, व्हाइट कलर से लेके रेड कलर तक, 3.8 इंटू 10⁻⁻7, और रेड कलर की वेवलेंथ आती है 7.6 इंटू 10⁻⁻7। तो आप देखिए वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम है कि ज्यादा है, और रेड कलर की वेवलेंथ कम है कि ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी इसकी 7.89 10⁻14 और इसकी 3.85 10⁻14। फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज, वेवलेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज। तो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर, ठीक है। वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये जो व्हाइट लाइट है वो यहां पे आ गई, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। अच्छा, अब आपको इसको अगर याद करना हो, दिस इज चेतन ग्रोवर्स एक्स-रे इज यूनिवर्सली विजिबल इन माइक्रोवेव region,
एक लाइन बन गई, चेतन ग्रोवर्स एक्सरे इज यूनिवर्सली विजिबल इन माइक्रोवेव रीजन। तो चेतन कॉस्मिक रेज, ग्रोवर्स गामा रेज, एक्सरेज ही रहा। आई से बन गया हमारे पास इज यूनिवर्सली अल्ट्रावायलेट, विजिबल इन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव रीजन से बन गया रेडियो वेव्स। अब आगे जाते जाते ऐसा नहीं है, ये रेडियो वेव कौन सी है, ये वो है जिसमें आप चलाते हो, एफएम चलाते हो, एएम चलाते हो, रेडियो सुनते हैं ना आप लोग, वो इस रीजन में आती हैं। और इसके आगे जितना हम शिफ्ट कर जाएंगे इसके अंदर आ जाएंगी लॉन्ग रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो इस तरीके से ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये सारी की सारी रेडिएशंस विच आर प्रेजेंट इन लाइट ऑफ सनलाइट। अब जो पोर्शन हमारे तक पहुंचता है वो यहां से स्टार्ट होता है, सिर्फ ये है जो हमें दिखाई देता है। ठीक, इन वेव्स को हम यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, इंफ्रारेड रेडिएशंस को यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं, रेडियो वेव्स को यूज करते हैं सिग्नल सेंडिंग के लिए, रेडियो चलाते हैं हम अदर और चीजों के लिए। तो ये है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा ने किस तरीके से रदरफोर्ड के मॉडल को आगे एक्सेप्ट नहीं होने दिया, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो अभी आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर हर तरह की रेडिएशंस इंकलकेटेड है। ठीक है, दीज कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस, और इनका जब हम अरेंजमेंट कर देते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इट बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रा के अंदर हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चीजों को रखते हैं। जैसे हम विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रा निकालते हैं तो विद ग्योर 7 कलर्स ऑफ लाइट आर ऑब्टेन्ड। अब यहां तक चलता रहा। ये 1870 की बात थी जब ये वाले प्रोसेसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट जो लाइट है इट इज हैविंग वेव कैरेक्टर, यहां तक पहुंच गए कि लाइट का वेव कैरेक्टर है। न्यूटन ने काम किया, न्यूटन के बाद हाइजन ने काम किया, उसके बाद जो सबसे ज्यादा काम किया दैट इज जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो गई, रिफ्लेक्शन हो गई, डाइफ्रैक्शन हो गई, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव्स हो गई। अब प्रॉब्लम कब आई, जब कुछ फिनोमिनास, एक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड तीसरा था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। क्योंकि 1870 के अंदर जब लाइट को एज अ वेव एक्सेप्ट कर लिया गया, अप टू 30 इयर्स, अप टू 1900 ऐसे ही चलता रहा। तो इन द ईयर 1900 प्लैंक्स, उसने इस पे काम किया, इन चीजों के ऊपर, एंड ही केम आउट विद सर्टन जनरलाइजेशन। प्लैंक के साथ साथ 1905 में सेम टॉपिक के ऊपर वर्क वाज डन बाय आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का नाम आप सभी जानते हैं। तो इन दोनों का काम इसके अंदर इंकलकेटेड है। प्लैंक वाज द फर्स्ट, देन आइंस्टाइन ने इसमें कुछ चीजें ऐड की। ओके, अब मैं पहले बात करती हूं ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, इसलिए मैंने उसको थोड़ा साइड में लिख रखा है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इतना आपको पता है गर्मियों के अंदर हमें ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रीजन, ब्लैक कलर सनलाइट की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। अगर आपके घर में तो ब्लैक मार्बल बहुत कम होता है आउटसाइड, मैंने कहाँ देखा है, ज्वालाजी मंदिर में, वहां पे बिल्कुल चेक सिस्टम में उन्होंने बनाया हुआ ना, जैसे चेक होती है ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट। और जब आप कभी वहां मंदिर में जाएं और धूप लगी हो, आपने एक्सपीरियंस किया होगा,
अगर आप ब्लैक वाले मार्बल पे खड़े होते हैं तो पैर जलते हैं, और अगर आप व्हाइट वाले पे खड़े होते हैं तो उसके कंपैरेटिव वो थोड़ा सा कूल होता है। तभी गर्मियों के अंदर, समर के अंदर हम क्या करते हैं कि कपड़े किस तरीके के पहनते हैं, लाइट कलर के। ओके, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन, व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर। मान लीजिए इसने 10 रेडिएशंस एब्जॉर्ब की, तो जब आप इसको हीट करोगे ना, ये 10 की 10 रेडिएशंस को एज इट इज एमिट कर देगा। इसको बनाना बहुत आसान होता है। आप कोई भी ब्लॉक बना लीजिए, अंदर वाला सरफेस भी ब्लैक पेंट कर दो, बाहर वाला सरफेस भी ब्लैक पेंट कर दो, इट बिकम्स अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो इजीली आप इसको बना सकते हैं। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ऐसा क्या था जिसके लिए क्वेश्चन मार्क तैयार हो गया? अब देखो, आपने सड़क के किनारे काम करने वाले देखे होंगे जो लोहे के बनाते हैं, दराती और फावड़े और बहुत सा सामान बनाते हैं। तो उन्होंने लोहे को पिघलाने के लिए वहां भट्टी बनाई होती है। ठीक है, तो जब हम किसी आयरन बार को हीट करते हैं, लोहे की छोटे से टुकड़े को हम हीट करते हैं, तो पहले वो रेड हॉट होता है, रेड हॉट आयरन होता है, रेड, और गर्म करते हैं इट बिकम्स ऑरेंज, ऑरेंज मींस लाइट रेड हो गया, और गर्म करते हैं येलो हो जाता है, रेड कलर कम होता जा रहा है, और गर्म करते हैं इट बिकम्स व्हाइट, पिघला हुआ लोहा इट बिकम्स व्हाइट, और उसको और ज्यादा हीट करेंगे अल्टीमेटली इट विल बिकम ब्लू। और आपको पता है ब्लू फ्लेम के अंदर मैक्सिमम एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो ये ऑब्जर्वेशन आई, देयर इज चेंज इन कलर ऑफ रेडिएशन, कि जब हम आयरन बार को हीट कर रहे हैं, रेडिएशन के कलर में चेंज आ रहा है। लेकिन अगर हम वेव थ्योरी की बात करें, तो वेव है, कुछ भी नहीं है उसके पास। अगर हम वेव थ्योरी की बात करें, तो अगर ये कलर बिगिनिंग में रेड था, हमने इसको टेम्परेचर दिया, तो ये ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए। मीन्स अकॉर्डिंग टू बेसिक वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, गर्म करने पर कलर में चेंज नहीं आना चाहिए, रेड कलर शुड रिमेन रेड। कलर की इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन कलर रेड से ब्लू में शिफ्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ऑब्जर्वेशन है, प्लैंक ने जब उसको स्टडी किया, देन ही वॉज फोर्स्ड टू थिंक व्हाई इट इज हैपनिंग। अगर ये बेसिक वेव थ्योरी के ऊपर काम करता है, तो इसको तो ये रिजल्ट नहीं आना चाहिए, ऐसा क्यों आ रहा है? ओके, दूसरी बात मींस चेंज इन कलर होता है जो कि बेसिक थ्योरी के हिसाब से नहीं होना चाहिए। चलिए, फिर बात आई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? देखिए, ये कोई भी मेटल का सरफेस है, आपको पता है इसमें कैनल्स, इलेक्ट्रॉन कैनल्स, इलेक्ट्रॉन कैनल्स, इलेक्ट्रॉन कैनल्स, इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव पोर्शन है मेटल का, दैट इज नोन एज कैनल। ठीक है, KERNEL, कैनल। तो जैसे ही यहां से एक लाइट, और उसकी एनर्जी क्या है, h म्यू, एक लाइट टकराई, रेडिएशन ऑफ लाइट टकराई, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से जंप कर गया। अब टकराया कौन, फोटोन, और बाहर कौन गया, इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज व्हाई दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब फोटोन टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, अब इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी? इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं म्यू नॉट, और इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां से अगर आपने नूरपुर जाना हो, कितना किराया लगता है, 45 रुपीज। तो आपकी पॉकेट के अंदर जाना और आना, चलो आने की बात रहने देते हैं, मान लीजिए आपका घर नूरपुर में है और आपको जाना है,
तो मिनिमम 45 रुपीज आपकी पॉकेट में होने चाहिए। तो दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे ज्यादा होंगे नो प्रॉब्लम, रास्ते में कुछ खा लेंगे, फ्रूट खा लेंगे, कुरकुरे नहीं खाएंगे, कुछ फ्रूट खा लेंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए, ठीक, वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस रेडिएशन की पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए। ठीक, तो वो किसके साथ हम लेते हैं, ये म्यू नॉट क्या है, ये तो म्यू है जो टकरा रहा है। म्यू नॉट इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कि अगर मान लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 100 है, तो जो म्यू है वो 100 या 100 से ज्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मीन्स 45 रुपीज होंगे या उससे ज्यादा तभी आप बस में बैठोगे, अदरवाइज आपको उतार देंगे। और ये जो म्यू नॉट है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। नूरपुर का किराया अलग है, पठानकोट का अलग है, कांगड़ा का अलग है। अलग अलग जाओगे तो अलग अलग किराया लगेगा, डिस्टेंस अलग है, किराया अलग है। उसी तरीके से हर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है। आपको पता है जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल हैं उसके अंदर हम सीजियम को यूज करते हैं, सीजियम मेटल, अल्कली मेटल, आप पढ़ के आते हो 10th में। इट इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, साइज बहुत बड़ा है, इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है। मींस इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो कम रेडिएशन से भी ये कम कर जाता है। तो दीज आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। 1 नंबर का क्वेश्चन नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, तो इसकी कोई ना कोई एनर्जी होगी ना, किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला है ये। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। किस फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां टकराई है, ये काइनेटिक एनर्जी उस पर डिपेंड करेगी। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से जंप करेगा, कम है तो कम स्पीड से करेगा। इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ओके। थर्ड ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं, यह डिपेंड करता है इंटेंसिटी। कितनी इंटेंसिटी की लाइट टकराई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर डिपेंड करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। अब ये थी ऑब्जर्वेशन, सिंपल ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स की बात मैं बाद में करती हूं। अब जब प्लैंक्स ने ये चीजें ऑब्जर्व की, तो ये चीजें जो हैं, ये ऑब्जर्वेशन ये क्लासिकल वेव थ्योरी के साथ मैच नहीं कर रही थी। देन ही वॉज फोर्स्ड टू थिंक कि व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दैट। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। आप देखिए 1870 के बाद 30 इयर्स लग गए हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तक जाने के लिए। तो बहुत स्टडी के बाद प्लैंक्स ने एक थ्योरी दी, sorry, and this is known as Planck's quantum theory. इस थ्योरी के हिसाब से सबसे पहली बात, किसी भी इलेक्ट्रॉन में से, मेटल में से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए हम जो लाइट यूज कर रहे हैं, दैट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, फोटोन्स। तो इसका पहला पॉइंट ये था दैट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ small particles known as photons। क्योंकि वो लाइट का पार्टिकल है, इट इज फोटोन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। फोटोन इज पार्टिकल ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो लाइट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज फोटोन्स, एंड लाइट is emitted continuously, लगातार, continuously in small packets known as quanta। उसको बोलते हैं क्वांटा। स्मॉल पैकेट में एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, पैकेट्स में भेजी जाती है, एंड दैट पैकेट इज नोन एज क्वांटा। क्वांटा इज अ प्लूरल, सिंगुलर इज क्वांटम। ओके, दूसरी बात, एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट।
अब अगर इसका आप साइन हटाएं तो इट विल बी एच न्यू, वेयर एच क्या है, एच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इट इज 6.67 into 10 raised to power minus 34 joules. So this is Planck's constant joule per second. यहां से आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट. ओके, अब तीसरी बात, कितनी एनर्जी, जो एनर्जी एमिट की जाती है इट इज इक्वल टू अ होल नंबर इंटीजर एट एच न्यू. एनर्जी किसके बराबर होगी, होल नंबर, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पैकेट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पैकेट. ओके, व्हाट इफ, तो अगर n इक्वल टू 1 है तो एनर्जी कितनी हो गई, एच न्यू. n इक्वल टू 2 है तो एनर्जी कितनी होगी, 2h न्यू. n इक्वल टू 3 है तो एनर्जी कितनी होगी, 3h न्यू. तो एनर्जी इज इक्वल टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ सर्टेन इंटीजर विथ इस बेसिक जो है फ्रीक्वेंसी. ओके, अब अगर ये जो नंबर है n, ये आ जाता है एवोगैड्रो नंबर, तो एनर्जी कितनी होगी, 6.02 10 raised to power 23 h न्यू. और E इज इक्वल टू, या तो आप n नॉट लिखेंगे या आप लिखोगे Na, तो लेट इट बी Na, एवोगैड्रो नंबर h न्यू. Energy emitted by Avogadro number of photons, energy associated with Avogadro number of photons, जिसमें Avogadro number of photons, this is known as Einstein of energy. मैंने बोला था ना आइंस्टाइन ने भी काम किया है इस पे. आइंस्टाइन ने ये वाली लाइन ऐड की, प्लैंक्स ने ये दो चीजें बता दी कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज फोटोन्स एंड इट इज एमिटेड कॉन्टिन्यूअसली इन पैकेट्स. कॉन्टिन्यूअसली, रुक रुक के नहीं आएगी, कॉन्टिन्यूअसली इन पैकेट्स नोन एज क्वांटा. अब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और इक्वल टू एच न्यू. ओके, आइंस्टाइन ने क्या ऐड किया, दैट दिस एनर्जी इज इक्वल टू सर्टेन होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच न्यू, जो प्लैंक्स ने थ्योरी दी थी. और अगर ये नंबर 1 2 3 के बाद एवोगैड्रो आ जाता है, मींस 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स आ गए, एवोगैड्रो नंबर, तो दैट एनर्जी ऑफ फोटोन्स, एनर्जी ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ फोटोन्स इज नोन एज आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी. ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी. ये थी प्लैंक्स की थ्योरी. ओके, अब इस थ्योरी को हमें इधर अप्लाई करना है. ओके, अब ये दोनों ही जो ऊपर मैंने लिखी हैं, प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, लेट्स सी दैट हाउ इट विल वर्क नाउ. अब देखिए, देयर इज चेंज इन कलर ऑफ रेडिएशन. होना नहीं चाहिए था लेकिन हो रहा है. क्यों हुआ, देखें. अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. तो जैसे इधर से इधर को जाते हुए क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है. फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, एनर्जी के. मींस रेडिएशन की एनर्जी चेंज कर रही है. और अगर एनर्जी चेंज करेगी, देखो क्लासिकल वेव थ्योरी के अंदर एनर्जी वर्ड किसी ने यूज नहीं किया. जब एनर्जी चेंज होगी देयर विल बी चेंज इन कलर ऑफ रेडिएशन. तो प्लैंक्स ने इसको प्लैंक्स थ्योरी से एकदम से एक्सप्लेन कर दिया. ओके, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ये जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए म्यू नॉट. ओके, और ये सब मेटल के लिए अलग होती हैं. ट्रू. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. ओके, अब मैं यहां एक डायग्राम बनाती हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो हमने पहले बनाया था, और उससे मैं एक्सप्लेन करती हूं. ये रहा हमारे पास कोई भी मेटल का सरफेस, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन. तो ये मैंने मेटल का सरफेस बना दिया. अब जैसे ही यहां पे रेडिएशन स्ट्राइक की, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर बाहर निकल गया. इस मेटल की जो थ्रेशोल्ड
एनर्जी है, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, ठीक है, एंड इसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, एच म्यू नॉट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वर्क फंक्शन। अब जो रेडिएशन यहां स्ट्राइक कर रही है उसकी एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो जो लाइट यहां से इधर स्ट्राइक करेगी मींस एच न्यू, ये किसके बराबर होगी, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इस चीज को ध्यान से समझिए, जो लाइट यहां स्ट्राइक करेगी रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो किसके बराबर होगी, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी किसकी, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ओके, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, दिस इज वर्क फंक्शन। अब इसको मैं इधर ले आती हूं, ठीक, तो ये आ गया हमारे पास एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और मैं ऐसे लिख लूं काइनेटिक एनर्जी एच मैंने कॉमन कर लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। अब यहां से तीन सिचुएशंस अराइज करेंगी, मैं उन तीनों सिचुएशंस को यहां पे लिख लेती हूं। पहली, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, दूसरी न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, या तो उससे ज्यादा होगी या बराबर होगी, या न्यू नॉट से कम होगी, ठीक। अब देखिए, अगर ये इससे ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, डेल्टा न्यू, तो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड एंड मूव विद अ सर्टेन स्पीड, उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो एनर्जी किसके बराबर होगी, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू जो फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक कर रही है माइनस वर्क फंक्शन। अगर ये दोनों बराबर हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आई, जीरो, मींस यहां पे तो इलेक्ट्रॉन विल बी हैविंग सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, और जितना गैप ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अगर ये जीरो आ गई मींस इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इजेक्टेड एंड हैविंग नो काइनेटिक एनर्जी, वो सिर्फ मेटल से बाहर निकलेगा, स्पीड उसकी नहीं होगी। अब अगर स्ट्राइकिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से कम है तो आप देखिए काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये बड़ा है तो ये आ जाएगा माइनस एच डेल्टा न्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजेक्टेड। अब आप लोगों ने मैक्सिमम बच्चों ने कंचे खेले होंगे, एक कंचे को हटाने के लिए दूसरे से हिट करना पड़ता है, तो अगर ये वेव होती तो जैसे एक्सरेज हमारी बॉडी से क्रॉस कर जाती हैं उसी तरीके से ये वेव भी मेटल के सरफेस में से क्रॉस कर जाती, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है क्योंकि ये फोटोन पार्टिकल इसको हिट करता है, इसलिए इसको किक करता है और ये बाहर निकल जाता है। और अगर ये पार्टिकल नेचर है तो आप इस तरीके से यहां से प्लैंक्स थ्योरी जो है वो इसको एक्सप्लेन करती है कि क्यों निकलता है इलेक्ट्रॉन, क्यों काइनेटिक एनर्जी आती है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक रेडिएशन स्ट्राइक करेगी ना, एक पैकेट एक को भेजेगा, एक फोटोन स्ट्राइक करेगा, इंटेंसिटी का मतलब। ओके, हमने एक कैंडल जलाई, लाइट कम हो गई, दो जला दी, सेम रूम, लाइट बढ़ गई, तीन कैंडल्स जला दी, लाइट और बढ़ गई, चार कैंडल जला दी, लाइट और बढ़ गई। जितनी कैंडल्स आप लिट करते जाएंगे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन एक पैकेट, एक इलेक्ट्रॉन किक आउट, दो पैकेट दो इलेक्ट्रॉन किक आउट, तीन इलेक्ट्रॉन तीन पैकेट किक आउट। तो जितने फ्रीक्वेंसी, जितनी रेडिएशन स्ट्राइक करेंगी, इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि प्लैंक ने बताया है दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, particle of light, and that is photon.
और पैकेट में है, कॉन्टिन्यूअस है, एक हिट, दूसरा हिट, तीसरा हिट, और इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर जाते जाएंगे। तो इस तरीके से जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो इन दोनों प्रोसीजर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। और अब रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर थोड़ा सा खतरा आना शुरू हो गया कि जब ये लाइट के प्रोसीजर्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और अभी हम जब हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो ये चीजें जो हैं इस हिसाब से तो वो मॉडल बनता ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूं लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, एंड हाइड्रोजन वाज द फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि सन की व्हाइट लाइट के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसके स्पेक्ट्रा को जब स्टडी किया गया, लाइन स्पेक्ट्रा, तो व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड, इस तरीके से हमारे पास 5 बैंड्स आए, एक ऐसे क्लोजली स्पेस्ड, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन के अंदर हमें पता है देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एंड वी आर गेटिंग अ वेरिएशन ऑफ डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रास। और ये जो सबसे पहले वाला था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लेमन एंड नोन एज लेमन सीरीज, एंड सेकेंड इज बाल्मर सीरीज, थर्ड इज Paschen series, and then Brackett and Pfund, P silent, Pfund series। तो हाइड्रोजन का जब ये स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हुआ, अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, इसके बारे में जो हमारी बेसिक वेव थ्योरी है वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अब अगर आप इसका ओरिजिन देखें, तो ये जो फर्स्ट सीरीज थी, इट वाज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, इट वाज इन विजिबल रीजन। लाइट के वेरियस रीजन्स के साथ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा निकालने की कोशिश की गई, और ये तीनों ही इंफ्रारेड के अंदर ऑब्जर्व हुए। अब ये जो स्पेक्ट्रा था, इसकी जो लाइंस थी, इट वाज स्टडीड बाय रेडबर्ग, और उसने एक फॉर्मूला दिया दैट 1/λ, आपको पता है इट इज नोन एज वेव नंबर, इट इज इक्वल टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये जो लाइन स्पेक्ट्रा आया, अलग अलग साइंटिस्ट, लेमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फन, इन्होंने अलग अलग लाइट यूज करी। पहले अल्ट्रावायलेट लाइट लेकर सबको चेक करने की कोशिश की, लेकिन इस रीजन में एक ही सीरीज आई, विजिबल में भी एक ही सीरीज आई, और इंफ्रारेड के अंदर 3 तरह की सीरीज हमारे पास आ जाती है। ओके, नाउ N1 और N2 जब इसको स्टडी किया गया, रिडबर्ग ने ये रिडबर्ग कांस्टेंट दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में था। तो अगर यहां पे मैं ले लूं सीरीज, ये ले लूं N1 और ये ले लूं N2, तो इट वाज लेमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट एंड फन। तो इसका N1 था 1, 2, 3, 4 एंड 5, और N2 की वैल्यू क्या थी, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसका N1 था लो, सबसे जो लोएस्ट था दैट वाज 2, एंड हायर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये 3 था तो ये 4 से स्टार्ट होगा, ये 4 था तो ये 5 से स्टार्ट होगा, और ये 5 है तो ये 6 से स्टार्ट होगा, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ये जो फॉर्मूला रिडबर्ग ने दिया था, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि अलग अलग सीरीज के लिए N1 इट इज द लोअर नंबर, N2 इज द हायर नंबर फॉर वेरियस लाइंस। कि पहली लाइन एक है तो हायर वाली हो सकती है 2, 3, 4, 5, ठीक है। फिर इसने जो रेडबर्ग कांस्टेंट है दैट इज 1.09 इंटू 10⁻⁵, 1.09 इंटू 10⁻⁵,
5 सेंटीमीटर इनवर्स, जब हम हाइड्रोजन को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ये स्पेक्ट्रा ही हाइड्रोजन का है। अब रिडबर्ग ने इसको एक्सप्लेन तो कर दिया कि N1 उसने दो कांस्टेंट ले लिए, N1 एंड N2। N1 की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 जो है N2 है वो 2 से स्टार्ट होगा। तो आप अलग अलग सीरीज में, जैसे मान लो लेमन सीरीज में आप निकालना चाहें तो लेमन सीरीज के लिए वेव नंबर किसके बराबर होगा, RH कितना है 1.09 10⁵ इंटू 1/n1 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास इसका वेव नंबर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाले के लिए आप निकालेंगे, जैसे इसके लिए निकालना होगा तो किसके बराबर होगा 1.09 10⁵ 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो ऐसे अलग अलग सीरीज के लिए आप वेव नंबर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडबर्ग्स फॉर्मूला। लेकिन ये सिर्फ वेव नेचर को एक्सप्लेन कर रही है, यहां कहीं पे भी पार्टिकल का जिक्र नहीं आया। ये चीज ऑब्जर्व हो चुकी थी, रिडबर्ग ने जो काम किया ये चीज ऑब्जर्व थी कि ये स्पेक्ट्रा ऐसा आता है, लाइन स्पेक्ट्रा आता है। अब ये लाइन स्पेक्ट्रा क्यों आया ये बोहर मॉडल एक्सप्लेन करेगा। ओके, पिछले लेक्चर के अंदर हम बात कर चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा दैट जो हाइड्रोजन का आया था अलग अलग लाइंस के साथ, दैट वाज लाइन स्पेक्ट्रा, अलग अलग सीरीज थी। अब दो स्पेक्ट्रा हैं, बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ स्पेक्ट्रास, वन इज एमिशन एंड द अदर इज एब्जॉर्प्शन। जब भी हम कोई स्पेक्ट्रा निकालते हैं दैट इज ऑलवेज एमिशन। ये रहा सोर्स ऑफ लाइट, यहां से रेडिएशंस आ रही है, हमने स्लिट लगा दी सो दैट हमें ज्यादा इंटेंसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन मिले। ये स्लिट में से होकर जब लाइट आगे गई हमने रखा है प्रिज्म, और ये मैं व्हाइट लाइट की एग्जांपल कर रही हूं, सन लिया है, तो उसके अंदर देखो 7 कलर्स का बैंड आ गया। देयर इज अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, सारे के सारे, दिस इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब हमने क्या किया, जैसे ही सनलाइट एमिट हुई रास्ते में एक बीकर में एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन रख दिया। ये सॉल्यूशन क्या करेगा, सनलाइट है व्हाइट लाइट, उसमें 7 कलर्स हैं, ये उन 7 कलर्स में से लेट इट बी इसने 3 कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए, और वो कलर था ब्लू, येलो, ब्लू, चलो 2 कलर कर लिए इसने एब्जॉर्ब, ब्लू एंड येलो। ठीक, अब ये तो इसी में रह गए, ब्लू एंड येलो कलर इसी के अंदर रह गए। अब जो लाइट आगे निकली उसको फिर हमने स्लिट में से पास करवाया, प्रिज्म में से पास करवाया, और यहां पे अब देखो कितने, यहां पे वॉयलेट, इंडिगो, लेकिन ब्लू की जगह पे क्या आएगा, डार्क लाइन। ठीक है जी, येलो की जगह पे क्या आएगी, डार्क लाइन, और फिर आ गया ऑरेंज कलर और रेड कलर का बैंड। जैसे उसमें आए हैं ना, ऑरेंज कलर का बैंड भी आएगा, रेड का भी आया, ग्रीन का भी आया, इंडिगो का भी आया। लेकिन ये जो डार्क लाइंस हैं, ये डार्क लाइन किसकी वजह से आई, जो कलर यहां पे रह गया, मिस हो गया। तो इस तरीके से एमिशन और एब्जॉर्प्शन के डिफरेंस, इसके प्रोसीजर में ही डिफरेंस है, सारा कुछ सेम, बस इसके अंदर यहां पे अगर मैं कोई एब्जॉर्बिंग मटेरियल रख दूंगी इट विल बिकम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ओके, ये हमेशा बैंड्स होते हैं कॉन्टिन्यूअस, और कौन से बैंड्स है ये, कलर्ड बैंड्स एंड कॉन्टिन्यूअस, और ये हमेशा क्या होंगी, डार्क लाइंस। क्योंकि डार्क लाइंस क्यों आएंगी, देयर विल बी गैप, कॉन्टिन्यूटी टूट जाएगी एंड वी विल गेट डार्क लाइंस। कहां पे, इन प्लेस ऑफ, जिस जगह पे जो कलर जो था वो यहां पे एब्जॉर्ब हो गया, जो रेडिएशन लाइट की इधर एब्जॉर्ब हो गई वो हमें आगे दिखाई नहीं देगी। ये चीज आपने देखी होगी, अगर आप कोई कलर ट्यूबलाइट में देखते हो वो अलग कलर का दिखाई देता है, मर्करी बल्ब में देखोगे तो वो अलग तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये व्हाइट लाइट के अंदर बिल्कुल सही कलर दिखाई देता है, बिकॉज ऑल द 7 कलर्स आर देयर, सारे के सारे कलर्स रहते हैं, तो बिल्कुल प्रॉपर कलरेशन हमें दिखाई देती है। तो ये था टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। अब आप तीनों चीजों के बारे में पढ़ चुके हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ वेरियस एटम्स, और
ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आपने देखा ये जो चीजें थी क्लासिकल वेव थ्योरी के साथ मैच नहीं कर रही थी, और प्लैंक ने जो क्वांटम थ्योरी दी वो इनको स्टडी करने के बाद ही दी कि ये चीजें ऐसे आ रही हैं, तो उसके लिए लाइट की कॉन्टिन्यूअस सप्लाई नहीं हो सकती, देर आर पैकेट्स कि एक दूसरा तीसरा इस तरीके से। और इसको स्टडी करने के बाद, ये सारी चीजें देखने के बाद प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी जो उसने दी, अब क्वांटम थ्योरी जो थी दैट बिकेम द बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन फर्दर। तो उसको बेस बनाकर आगे का जो प्रोसीजर था दैट वाज कैरिड आउट। तो ये था टाइप ऑफ स्पेक्ट्रास। अब देखिए, हमने प्लैंक की जो थ्योरी थी E इज इक्वल टू एच न्यू। अब आपको पता है न्यू किसके बराबर होता है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू किसके बराबर होगा, C लैम्डा। तो आप इसको लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये काफी जगह पे हम इसको यूज करते हैं। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, C इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इट इज वेवलेंथ। एनर्जी दी होती है, कई बार वेवलेंथ निकालने को बोलते हैं, तो उसको हम इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, अब अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रदरफोर्ड के मॉडल की फेलियर के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर द अपकमिंग वीडियोस टू नो अबाउट मोर एक्साइटिंग रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें।